इनकार सामने आया, जहां ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी। लेबनान में युद्ध विराम के बाद ही अब बातचीत की बात कही गई, ये बहुत बड़ी जानकारी है। जहां एक तरफ दावा किया जा रहा था कि यहां पे युद्ध विराम के लिए और पूरी तरीके से युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईरान का आधिकारिक तौर पर बातचीत से इनकार सामने आया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स के हवाले से यह बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, मेरे सहयोगी शैलेंद्र बंगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी जानकारी है, पूरी तरीके से इनकार, यानी कि अब तक जो दावे किए जा रहे थे कि ईरान की टीम पहुंच चुकी है, बातचीत की जाएगी, सब कुछ बेकार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातचीत अब डिरेल हो चुकी है एक तरह से, जहां पर अब ईरान ने हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक ईरान ने ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया है कि वो इन टॉक्स में शामिल नहीं होंगे। मुद्दा वही है कि वो चाहते हैं कि इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले बंद हो। हालांकि हमने ये भी देखा था कल कि किस तरह से इजराइल और लेबनान के बीच में सीधी बातचीत शुरू होगी हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए, डिमिलिटराइज करने के लिए। लेकिन ऐसे में ईरान का ये कहना है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है इन टॉक्स को लेके, और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ईरान अगर बातचीत मेज पर नहीं आएगा तो वापस वो हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाएंगी और बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो बस अब ये देखना होगा कि पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान क्योंकि मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था अब तक, तो उनकी तरफ से जो कोशिशें जारी थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। और इसमें अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से क्या बयान आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो ऑफिशियली अब इन इस्लाम टॉक्स में शामिल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये बातचीत डिरेल हो चुकी है। यानी कि दूसरी तरफ शैलेंद्र, जो दावा किए जा रहे थे कि ईरानी टीम जो है, डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल, वो पहुंचने वाला है इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अब ये कितना सच, क्योंकि जेडी वैंस तो आज पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। देखिए, जो खबरें आ रही थी इसके मुताबिक पाकिस्तान में जो ईरान के राजदूत हैं उन्होंने एक पोस्ट किया था कि परसों रात को ही वो ईरान की जो डेलीगेशन में पहुंचने वाली है इस्लामाबाद, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, जो लेबनान का मुद्दा है, उसके आसपास की अभी चीजें घूम रही हैं। फ्लैश पॉइंट लेबनान बन चुका है और इजराइल साफ कर चुका है और अमेरिका भी साफ कर चुका है कि लेबनान जो है वो सीजफायर का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में ईरान पीछे हट रहा है और साफ तौर पर अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो ये पूरी तरह से इस्लामाबाद की जो कोशिशें थी मीडिएशन की वो पूरी तरह से विफल रही हैं और कहीं ना कहीं ये जंग की तरफ वापस ये पूरा मुद्दा जा रहा है। और दूसरी तरफ जितनी भी पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की जा रही थी, पूरा दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा, हम एटलीस्ट प्लेटफॉर्म दे देंगे, हमारी वजह से ये बातचीत संभव हो पा रही है। अब क्या कहेंगे पाकिस्तान वाले? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। जैसे जैसे अमेरिका ने कहा वैसे वैसे पाकिस्तान ने कि एक मोहरा बन के इस्तेमाल किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी इसमें जो पार्टीज हैं जिसमें ईरान शामिल है उनको कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड नहीं ला पाया पाकिस्तान। और जिस तरह से लेबनान का मुद्दा रहा है उसको लेकर लगता नहीं है कि इजराइल पीछे हटने को तैयार है। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि ट्रंप की तरफ से कहा गया इजराइल से कि वो स्केल डाउन करे अपने अटैक्स को, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ईरान का पीछे हटना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी एक ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो जाती है। और दूसरी तरफ जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को पीस मेकर बता रहा था और कह रहा था कि पूरी दुनिया में हम शांति ला रहे हैं, खासतौर पे ईरान और यूएस के बीच में जो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उस तरफ दूसरी तरफ एक ट्वीट भी सामने आ गया है। शैलेंद्र, आप बने रहिए, ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अब तक जो पूरी सिचुएशन थी वो इस वार्ता पर टिकी हुई थी और अब मसूद पेजेश्कियान की तरफ से ट्वीट सामने आ गया, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कल उन्होंने ट्वीट करके इनकार के संकेत दिए थे और अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, आधिकारिक तौर पर अब पुष्टि हो गई है। संकेत ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियान ने पहले ही दे दिए थे। ये उनका ट्वीट देखिए, ये ट्वीट सामने आया। शैलेंद्र, इसमें बड़ी बात यह है कि जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी, पाकिस्तान उन शर्तों पर अमेरिका से मध्यस्थता करने में नाकामयाब रहा है। ये एक तरीके से मान लिया जाए, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अटका हुआ था। अमेरिका कह रहा था बातचीत होगी फिर देखेंगे, लेकिन ईरान का यही कहना था कि जब तक शर्तें मान ली नहीं जाती तब तक बातचीत नहीं होगी। अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। ये सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट तभी हो गया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पोस्ट करके कहा था कि सीज फायर का वो वेलकम करते हैं। उन्होंने एक मीडिएटर का रोल किया है और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर लिखा कि लेबनान भी इसका हिस्सा है। यानी कि मीडिएटर को ही नहीं पता था, मध्यस्थ को ही नहीं पता था कि लेबनान को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों ही तैयार नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया, जिसके बाद सवाल खड़े किए गए। ईरान ने भी कहा था
कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक लेबनान भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन वो असल में होता हुआ नजर नहीं आया। तो ये एम्बैरेसमेंट ना सिर्फ शहबाज शरीफ की है बल्कि पूरे पाकिस्तान की है कि जहां पर अपने आपको मध्यस्थ दिखा रहा था, तैयारियां चल रही थी इस्लामाबाद में इस बातचीत को लेकर, होटल फाइनल कर लिए गए थे, रेड जोन तक अनाउंस कर दिया गया था। तो उसके बाद अब अगर टॉक नहीं होती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी किरकिरी होगी पाकिस्तान की ग्लोबल लेवल पर। और साथ ही साथ में जो ये भी है, स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान है एक पुतले की तरह ही काम कर रहा था भाई, मध्यस्थ को ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। अमेरिका के कहने पर, उनके निर्देश पर वो इस कदर काम कर रहा था कि उसको पता ही नहीं था कि बाकी दूसरा जो स्टेक होल्डर है, ईरान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो चाहता क्या है। बिल्कुल, देखिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया है अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान देने के लिए, और वो ऐसी स्टेट है जहां पर जो भी अमेरिका कह रहा था पाकिस्तान वो बात मान रहा था। लेकिन जहां तक लेबनान की बात है तो कहीं ना कहीं कल हमने ये भी देखा कि इजराइल के राजदूत ने हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात कही थी कि पाकिस्तान शायद दबाव में था, इसलिए उन्होंने लेबनान का जिक्र किया, क्योंकि लेबनान कभी सीजफायर का हिस्सा था ही नहीं। और इजराइल एम्बेसडर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे में वो पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का समर्थन देश रहा है, तो ऐसे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अगर उनको लेबनान उन्होंने शामिल किया तो उससे ये साफ हो जाता है कि अमेरिका को पाकिस्तान भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी और देश को ढूंढना चाहिए मध्यस्थता के लिए। निश्चित तौर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है जहां ख्वाजा आसिफ के इजराइल पर किए गए पोस्ट पर पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच में टकराव सामने आ गया। खबर है कि फील्ड मार्शल जनरल मुनीर ख्वाजा आसिफ के ट्वीट से नाराज थे। उन्होंने ख्वाजा आसिफ से बात की और इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इस ट्वीट से मध्यस्थता की उसकी भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मीडिएटर के तौर पर जो मध्यस्थ करा रहा है जो देश, वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं उसको लेना होता है, ये गिवन है। पाकिस्तान को यह भी शक था कि अमेरिका इस ट्वीट से नाराज हो सकता है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया गया था ख्वाजा आसिफ की तरफ से, इजराइल को कैंसर रूपी राष्ट्र बताया था, बहुत बड़ी बात थी। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है, ख्वाजा आसिफ की पोस्ट से आसिम मुनीर काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि जिस मीडिएटर का रोल वो अदा करना चाहते थे, इस एक ट्वीट से वो रोल पूरी तरीके से खराब होने वाला था। तो जो पाकिस्तान शांति दूत बनने की कोशिशों में लगा हुआ था, अब उस कथित शांति दूत के घर में ही संग्राम शुरू हो गया। वो इसलिए क्योंकि हालात ऐसे हो गए कि शांति वार्ता की मेजबानी से ठीक पहले अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और फील्ड मार्शल आपस में ही भिड़ गए। वजह बना है इजराइल, जिसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, इजराइल को कैंसर बताया। और इसके बाद जब यह सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ तो आनन फानन में फील्ड मार्शल मुनीर ने रक्षा मंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करा दिया। तो अब सवाल है कि जो पाकिस्तान खुद अपने घर में सिर फुटौल कर रहा है, वो क्या किसी के बीच में शांति समझौता करा पाएगा? अब यह बात भी एक बार फिर साबित हो गई है कि पाकिस्तान में असली बॉस मुनीर ही है, और मुनीर के इशारे के बिना वहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है। और इससे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से, उन्होंने जो हरकत की उसके बाद पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई। इजराइल ने साफ कह दिया कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक देश है। यह साफ और स्पष्ट इजराइल की तरफ से किया गया था। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, इजराइल ने साफ और सख्त शब्दों में कहा था। क्या कहा था, चलिए आपको बताते हैं क्या बयानबाजी आपस में शुरू हुई थी। इजराइल नरक की आग में जले ख्वाजा आसिफ की तरफ से यह तक कह दिया गया था। तो वहीं इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया और कहा कि खात्मे की बात बेहद आपत्तिजनक है, और साथ ही साथ में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर रूपी राष्ट्र बता दिया था, और ऐसे में ऐसे बयान बर्दाश्त के लायक नहीं है। ईरान ने इस बात को साफ और स्पष्ट कर दिया। ये बयानबाजी दोनों ही देशों के बीच में देखी गई है। यहां तक कि इजराइल बुराई का प्रतीक कभी है, ये तक कह दिया गया था ख्वाजा आसिफ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। तो इजराइल की तरफ से भी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक और आपत्तिजनक बयान से बता दिया गया था। तो ये जो है बयानबाजी देखी गई, और उसके बाद आसिफ मुनीर की फटकार भी सामने आई है, जिसके बाद इस ट्वीट को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन तनातनी देखी गई, और ये जो आपस में डायलॉग्स थे वो एक्सचेंज हुए, बातचीत हुई, और अब जो है वो माहौल काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ये जो ट्वीट है, इस एक ट्वीट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। बता दिया गया कि पाकिस्तान का असली बॉस आखिर है कौन। पाकिस्तान में देखिए असली ताकत आखिरकार सेना के ही पास है, ये साफ हो गया, खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास। विदेश नीति पर सेना का कंट्रोल है, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है।
सेना के इशारे पर ही पाकिस्तान की सरकार काम करती है, ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। कैसे? क्योंकि एक ट्वीट जो कि रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया था, उससे आसिम मुनीर हुए नाराज, और नाराज होने के बाद लगाई फटकार, और फटकार के बाद में ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब एक मध्यस्थ को लेकर उम्मीद की जाती है कि वो पूरी तरीके से तटस्थ हो, यानी कि उसका जो झुकाव है वो किसी भी तरीके से ना हो, किसी भी और ना हो, एक न्यूट्रल ग्राउंड हो। महायुद्ध में इजराइल भी एक अहम स्टेक होल्डर है। कैसे? यूएस के साथ में वो लड़ाई लड़ रहा, ईरान के खिलाफ लड़ रहा, और एक अहम पक्ष भी है। भले ही वो इस बातचीत की टेबल पर बैठ नहीं रहा, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक ही पेज पर हैं। अब ऐसे में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के घर में बैठकर, उनको घर बुलाकर, घर में उनको बिठाकर पाकिस्तान कैसे इजराइल की आलोचना कर सकता है? यह बात भी सच है कि इजराइल से पाकिस्तान की पुरानी खुन्नस है, लेकिन सवाल है कि इस नाजुक मौके पर क्या उसने ईरान से हमदर्दी दिखाने के लिए इजराइल की आलोचना की? क्या मुस्लिम देशों का लीडर बनने की कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से ऐसा बयान दिया गया? इस बीच बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि यूएस इजराइल के टैंकर्स को कभी भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इब्राहिम ने कहा कि हॉर्मुज से एंट्री हमेशा के लिए बैन हो चुकी है, ये उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। यानी कि जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, उसमें भी अमेरिका और साथ ही साथ में इजराइल के जहाजों को, उनके टैंकर्स को यहां से एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि यूएस इजराइल के टैंकर्स को कभी भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इब्राहिम ने कहा कि हॉर्मुज से एंट्री हमेशा के लिए उनके लिए बैन है। तो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अब इजराइल सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खेल के नियम ही बदल रहा है। गाजा से लेकर सीरिया और अब लेबनान तक एक नई रणनीति पर काम हो रहा है, बफर जोन की रणनीति। यानी अब जंग अपनी सीमा के अंदर नहीं, बल्कि दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। खतरा आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा है या फिर एक ऐसी नीति जो कि पूरे एशिया को स्थायी युद्ध में झोंक सकती है? इजराइल का बफर जोन वाला प्लान। सीमा से बाहर इजराइल का सुरक्षा घेरा। खतरे से पहले हमले की नई सैन्य नीति। 4 लेयर में बटा इजराइल का नया सिक्योरिटी सिस्टम। 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार ने इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। लिहाजा अब तक जो राजनीति डिफेंस पर टिकी थी, वो अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल चुकी है। नई नीति साफ है, अगर खतरा दिखे तो इंतजार मत करो, पहले ही खत्म कर दो। इसी सोच के तहत इजराइल अब अपनी सीमाओं के बाहर बफर जोन बना रहा है। गाजा, सीरिया और अब लेबनान, तीनों जगह एक ही पैटर्न दिख रहा है। इलाके को खाली कराओ, कंट्रोल लो और दुश्मन को सीमा से दूर धकेल दो। रॉयटर्स के मुताबिक ये रणनीति इजराइल को एक सेमी परमानेंट वॉर स्टेट में ले जा रही है, जहां जंग कभी पूरी खत्म नहीं होगी। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है, हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना। ये इलाका लेबनान के लगभग 8% हिस्से को कवर करता है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाया जाएगा, जिसके चलते लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने कई गांवों को ध्वस्त किया, ये दावा करते हुए कि वहां हथियार छिपे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि 90% घरों में हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ। यानी अब ये सिर्फ बॉर्डर की लड़ाई नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जे की रणनीति बन चुकी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस ऑपरेशन को 4 लेयर सिक्योरिटी जोन के रूप में समझाया है। पहली लेयर बॉर्डर लाइन, जहां गांवों को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा ताकि हिजबुल्लाह उन्हें इस्तेमाल न कर सके। दूसरी लेयर डिफेंसिव लाइन, जहां 5 फॉरवर्ड पोस्ट को बढ़ाकर 15 तक किया जाएगा। तीसरी लेयर एंटी टैंक लाइन, जहां से मिसाइल अटैक को रोका जाएगा। और चौथी लेयर लितानी नदी, जहां से आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य है।
इसके साथ ही एयर स्ट्राइक्स के जरिए पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इजरायल ने इस ऑपरेशन को स्कॉर्च अर्थ जैसी रणनीति बताया है, यानी दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसकी जमीन, संसाधन और ढांचे को पूरी तरह खत्म कर देना। लेकिन इस रणनीति की कीमत भी भारी है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांवों का विनाश और मानवीय संकट। इजरायल अब